ठीक, तो तुलनात्मक पढ़िए जिससे कि गलती होने की संभावना ना हो। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऐसा इनके साथ नहीं है महावीर स्वामी के साथ में। अब बताइए आप लोग, महावीर स्वामी के पिता का नाम, देखो ध्यान रखना यही तो गेम है बस। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से कंफ्यूज मत होना। देखो ये महावीर स्वामी हैं, इनके महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन है, इनके पिता सिद्धार्थ हैं। जबकि अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि एक महान व्यक्तित्व के बचपन का नाम दूसरे महान व्यक्तित्व के पिता के नाम से साम्यता रखता है। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर है ये चीज? अच्छे से ध्यान रखना। फिर इनकी माता महामाया, इनकी माता त्रिशला, ठीक है। फिर महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। याद करिए मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध की माता की डेथ हो गई थी, उसके बाद इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इनका लालन पालन पोषण किया था। ठीक है, याद है आप लोगों को ये चीज़? फिर हमने आपको ये बता दिया था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ और महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है कि महात्मा बुद्ध जब अपना घर छोड़कर जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में, जबकि महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर जाते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध को 6 साल की तपस्या के बाद 35 ईयर में ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि महावीर स्वामी को कितना 42 ईयर में, मतलब 12 साल की तपस्या के बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध को गया, आप सब जानते हैं कि बोध गया सुना है ना? तो गया जो था उसी को महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बन गया बोधि गया, और इसी को हम कहते हैं उरुबेला। जबकि महावीर स्वामी जो थे इन्हें जृंभिक ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के किनारे? तो महात्मा बुद्ध की नदी कौन सी थी? निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी की बात करें तो नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका, लेकिन वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष। याद रखना इनमें मतलब थोड़ा भी गलती यानी क्वेश्चन गया। ठीक है, ये चीज़ थी आपकी, इनको आप ध्यान रखिएगा। फिर मैंने ये आपको बताए थे कि महात्मा बुद्ध जो थे इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। क्या कहलाया था ये? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, कहानी भूल गए? फिर से बोलें। महात्मा बुद्ध घर छोड़कर चले जाते हैं, फिर उसके बाद इन्हें 5 सन्यासी मिलते हैं, इनके साथ में ये भूखे रहते हैं। भूखे रहने के बाद क्या होता है? इन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो एक दिन ये क्या होता है, सुजाता नाम की एक छोटी सी कन्या थी, उसके हाथ से खीर खाते हैं, और जो साधु सन्यासी थे वो बहुत गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि वो भूखे बैठे थे, महात्मा बुद्ध ने खीर खा ली थी। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये बोध गया में किस नदी, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे बुद्ध पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वहाँ से ये सारनाथ आते हैं। कौन? महात्मा बुद्ध। और सारनाथ आने के बाद ये क्या करते हैं? ऋषिपत्तन बोलते हैं सारनाथ को। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, यही उपदेश था धर्म चक्र प्रवर्तन। तो 2 इम्पॉर्टेंट घटनाएं जो इनके जीवन से हैं, जो कई बार पूछी जाती हैं। एक है गृह त्याग, क्या कहलाता था? महाभिनिष्क्रमण। और दूसरा है पहला उपदेश, क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बेसिकली ये पूरा चक्र था जो इन्होंने बताया था कि ये लाइफ का चक्र है, तो उसे इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया था। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बात मैंने आपको नहीं बताई थी, हालांकि हम अशोक में पढ़ेंगे। सारनाथ को आप और किस तरीके से जानते हैं? थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा हो कभी। अच्छा, सारनाथ वर्तमान में कहाँ है? कहीं है कि बस इतिहास में ही है? कहाँ होगा? कहाँ होगा सारनाथ? बताइए जल्दी से। कोशिश करिए। अच्छा, एमपी में, यूपी में, बिहार में? कहाँ होना चाहिए बताइए? यूपी में। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि देखिए अब क्या था, क्वेश्चन जब पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, उसमें ऑप्शन ही नहीं था सारनाथ, उसमें ऑप्शन था ऋषिपत्तन।
तो थोड़ा ध्यान रखना कि सारनाथ का ही दूसरा नाम क्या है, ऋषिपत्तन है। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो फिर से आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी पूछते हैं कि पहला उपदेश कहाँ दिया, ऑप्शन में सारनाथ। कभी पूछते हैं पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ ऑप्शन में ही नहीं होता है, ऋषिपत्तन होता है। फिर दूसरी तरीके से इनके उपदेश की घटना क्या कहलाती है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन। तो बदल बदल के क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मैं बात कर रहा था सारनाथ की। सारनाथ वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। और अगर आप जानते हो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अरे नेशनल एम्बलम क्या है हमारा, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया। पढ़ा सब है आपने। देखिए एक और चीज़ है, जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, उसको हम धीरे धीरे क्या करने की कोशिश करें, रिगेन करने की कोशिश करें। सब 10th पास हैं, आपको पता है सिलेक्शन का जो सिलेबस है वो 10th लेवल का होता है। तो फालतू टेंशन नहीं लेनी है। मतलब हमने जो बचपन में कभी ना कभी सुना है उसको इन चीज़ों के साथ कनेक्ट करिए। ये कभी नहीं मानिएगा अपनी ज़िंदगी में कि हमें सब नया पढ़ना है। अगर हमने ये मान लिया तो नहीं होगा सिलेक्शन भाई साहब, क्योंकि फिर तो इतनी टेंशन होगी, ऐसा लगेगा कितनी सारी चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं वो कम ही है। तो जो थोड़ा बहुत हमें पता है, यार देखो ये चीज़ सबको पता है कि राजकीय चिन्ह क्या है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह जिसे हम बोलते हैं, नेशनल एम्बलम जिसे हम बोलते हैं, वो अशोक स्तंभ है। तो अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें कितने शेर हैं, 4 हैं। थोड़ा ध्यान रखना, दिखते कितने हैं, ठीक है। अब हम सब ने सिक्का देखा है, नोट देखे हैं, अच्छे से देखें, तो दिखते 3 हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, लेकिन होते 4 हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें जानवर कौन कौन से हैं, तो इन्हें कर दो हेलो। कैसे याद रखना है, अरे हेलो करो इनको पहले, तभी तो वो याद आएंगे। तो सारनाथ में क्या था, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये नेशनल एम्बलम है ना भाई, और ये क्या है, हेलो है। H फॉर हॉर्स, एलिफेंट, लाइन और ऑक्स। हॉर्स, एलिफेंट, लाइन और ऑक्स, ये 4 जानवर जो हैं वो नीचे की तरफ हैं। शेर जो दिखाई देते हैं ना आपको सामने की तरफ, 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली कितने लाइन हैं, 4 हैं। और आपको ध्यान रखना है, हॉर्स घोड़ा है, एलिफेंट हाथी है, लाइन शेर है और ऑक्स बैल है, ठीक है। तो ये 4 जानवर जो हैं यहाँ पर होते हैं। देखो 4 शेर हैं, ये एक अलग बात है, जो आपको दिखाई देते हैं, जिनमें से 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे की तरफ होता है, ठीक है, अशोक स्तंभ में। लेकिन और कौन कौन से हैं, तो हॉर्स हेलो से कनेक्ट हो जाता है, तो हॉर्स है, एलिफेंट है, लायन है और ऑक्स है। तो ये हेलो है, ठीक है, हाई हेलो कर रहे हैं हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह से, तो आपको ध्यान रखना है। फिर पूछते हैं कि इसमें कौन सा जानवर या एनिमल नहीं होता है। आ जाइए, लेट हो गए आप। तो कौन सा जानवर नहीं दिखाई देता है, तो अब एक हटा देंगे, कोई एक ऑप्शन नया दे देंगे, भैंसा दे देंगे, इसमें क्या है। तो हॉर्स है, एलिफेंट है, लायन है और ऑक्स है, ठीक है। क्या है, सारनाथ के अशोक स्तंभ में राष्ट्रीय चिन्ह में हॉर्स, एलिफेंट, लायन और ऑक्स होता है, ये ध्यान रखना है। तो सारनाथ में 2 चीज़ें, एक हमारे महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये क्या कहलाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। और तीसरा क्वेश्चन है सारनाथ से ही क्या लिया गया, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह या अशोक स्तंभ जो है वो लिया गया है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है आपको, कोई समस्या यहाँ तक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने एक और चीज़ जो आपको बताई थी, वो ये बताई थी कि महात्मा बुद्ध जो थे, इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, ठीक है, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक, ठीक है। और उपदेश वहीं देंगे जहाँ वो सबसे ज़्यादा समय रुकेंगे। तो हर 4 महीने को हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं 4 महीने के टाइम पीरियड को, चतुर्मास। सुना होगा आपने कि जैन मुनि, ठीक है, चौमासा जिसे हम बोलते हैं। अब जैसे सामान्य हम बुंदेलखंड में बोलेंगे या मध्य प्रदेश में तो बोलेंगे चौमासा, लेकिन जब संतों के मुनियों के बारे में बोलेंगे तो वो लोग बोलते हैं चातुर्मास। तो चतुर्मास का मतलब है कि बरसात के 4 महीने जो भी संत होते हैं, जैसे आप बौद्ध में, जैन में ये चीज़ बहुत देखेंगे,
जैन मुनि अब जैसे तरुण सागर जी महाराज अब तो नहीं है, ठीक है। और कौन कौन से, कौन है जैन संत जो अभी फेमस हैं? आचार्य विद्यासागर जी, तो ठीक है, पुलक सागर महाराज। तो ये लोग हर बार क्या होता है कि हर चौमासे में एक जगह रुकते हैं इन 4 महीने में, चतुर्मास में, और वहीं पर फिर वो अपने क्या सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, और वो पूरा समय। तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे महात्मा बुद्ध ने वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, ठीक है। और श्रावस्ती जब हम इतिहास में और अंदर जाते हैं तो कौशल जो राज्य था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक? कोई समस्या किसी को किसी तरीके की? तो ये चीज़ ध्यान रखना। और गया का दूसरा नाम क्या था? उरुवेला। गया को बोध गया क्यों बोला? क्योंकि बोधि मीन्स ज्ञान, तो महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसीलिए ये कहलाई क्या? बोध गया, ठीक है। इन्हें एनलाइटनमेंट या फिर ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। वृक्ष को नाम क्या दिया था? बोधि वृक्ष। क्यों? बोधि मीन्स ज्ञान। जिस वृक्ष के नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो वो बोधि वृक्ष। लेकिन ध्यान रखना, साल के वृक्ष को बोधि साल मत कर देना। मतलब कर सकते हैं ना, बोले यहाँ महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि और साल, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध पता है इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका जन्म, जिनको ज्ञान और जिनकी मृत्यु उसी तिथि में मानी जाती है। तीनों दिन क्या है? पूर्णिमा है। मतलब जन्म हुआ, ठीक है, पूर्णिमा को, ज्ञान प्राप्त हुआ पूर्णिमा को, और मृत्यु होती है पूर्णिमा को। तो इसी बात पे प्रश्न ये है कि मृत्यु कहाँ हुई थी महात्मा बुद्ध की? कहाँ पर हुई थी? जल्दी बताओ। पावापुरी में नहीं हुई है, ठीक है, कुशीनारा या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कुशीनगर या कुशीनारा उत्तर प्रदेश जो था, अगर कुछ दिमाग में नहीं आए ना तो कुशीनगर एक्सप्रेस भोपाल से जाती है और वहीं कुशीनगर ही जाती है ये। तो कुशीनगर जो है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। तो महात्मा बुद्ध की जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। आप पहले तो बस इतना बता दीजिए मुझे कि इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि ये चार्ट ही है जो आता है सीधा एग्जाम में। और अगर आप ये चार्ट भूले तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है? जैसे महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी, पता नहीं चलेगा पेपर में कब यशोदा यशोधरा में बदल जाएंगी। तो इनकी कौन सी है? महात्मा बुद्ध की यशोधरा, और यहाँ इनकी यशोदा। जबकि महात्मा बुद्ध के बेटे राहुल, मतलब इनको बेटा था, और महावीर स्वामी को बेटी थी प्रिय दर्शना। इनका विवाह किससे होता है? जमाली से। तो ये पहले शिष्य भी कौन बने थे महावीर स्वामी के? जमाली। जबकि इनके पहले शिष्य कौन थे? आनंद, ठीक है। और पहली महिला शिष्या कौन थी इनकी? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है। महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य आनंद, महात्मा बुद्ध की पहली महिला शिष्या प्रजापति गौतमी, और पता है इन्हीं आनंद के कहने पर इन्होंने संघ में इन्हें प्रवेश दिया था। तो ये तक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रजापति गौतमी को महात्मा बुद्ध ने संघ में किसके कहने पर प्रवेश दिया था? इनके काफ़ी, मतलब बोलते हैं ना प्रिय शिष्य जिसे बोलते हैं ना, तो वो आनंद चूंकि पहले थे तो बहुत प्रिय थे, तो इसके कारण आनंद के कहने पर ही महिलाओं को प्रवेश दिया गया था संघ में। पहले संघ जो हुआ करता था उसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया था कि महावीर स्वामी की पहली शिष्या कौन थी। आपने देखा ही नहीं होगा कल से आज तक, ठंड का मज़ा ले रहे हैं, बाकी लोग तो मज़े से घर से क्लास ले रहे हैं। हाँ भैया, सोफे और रजाई का आनंद लेते हुए बता दो बस जल्दी से कि पहली शिष्या कौन थी महावीर स्वामी की? क्या? एक बोल रहा रजाई में नहीं है सर। हाँ ठीक है भैया, नहीं हो। कौन थे पहले? चंदना, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली शिष्या जो थी वो चंदना थी। देखो क्या होता है, आपको कॉम्परेटिव पढ़ना होगा। अगर आपने कॉम्परेटिव नहीं पढ़ा तो विश्वास मानिए, एक तो मीन्स में आप यशोदा को यशोधरा कब लिख देंगे अगर नहीं ध्यान दोगे। होता क्या, एक पढ़ते पढ़ते ना इतना हो जाता है कि जब तक हम दूसरे पे जाते हैं तो हम पहले का गोलमोल कर देते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ें वो 100% पढ़ें। बस ज़्यादा पढ़ लें ये मुद्दा नहीं है, ज़्यादा पढ़ें मैं आता कुछ नहीं होता, ऐसे ज़्यादा का करोगे क्या। तो पहला उद्देश्य ये कि हम जो पढ़ें वो हमें याद होना चाहिए और मल्टीपल टाइम्स हम उसे रिवाइज कराएंगे। आपका भी ये नैतिक कर्तव्य है। देखिए आप में से ज़्यादातर लोग जॉब में अगर हैं तो उन लोगों को तो बिल्कुल इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सुबह से शाम तक थक तो जाते ही होंगे, क्यों थक जाते हैं ना आप लोग। अब ऐसी स्थिति में तो दिक्कत है, आपका ऑफिस तो और ही महान दूरी पर है और आर्मी वालों का कुछ शिफ्ट तो हो नहीं सकता, एयरफोर्स का ऑफिस बोले वहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दें। तो अब ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें जो टाइम मिला है ना उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें। जैसे सबका सैटरडे ऑफ रहता है, जितने भी ऑफिस होते हैं मोस्ट ऑफ द ऑफिस सैटरडे ऑफ रहते हैं, तो सैटरडे में आप खूब पढ़िए 9:30 11:30 शाम को। फिर इसके अलावा संडे में खूब रिवाइज करिए। और ये बाकी सब लोगों पे भी लागू होता है, लेकिन चूंकि जॉब की फाउंडेशन होती है तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली, ठीक है ना, कौन हो गए पहली शिष्य, महावीर स्वामी के जामाली, यहाँ आनंद, इनकी पहली शिष्या प्रजापति गौतमी, और यहाँ चंदना। कौन थी, चंदना थी इनकी महावीर स्वामी की पहली शिष्या। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरा देखें याददाश्त परीक्षण। चलो किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल का। ठीक है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे, क्या नहीं बताइए ना आप, मैं क्या पूछ रहा हूँ ऐसा। हाँ वही तो, साल, दो ही तो वृक्ष हैं। अब हमने ये थोड़ी पूछा नीम का कि खजूर का, आपको वो दो बातें याद रखनी, एक पीपल एक साल। तो पीपल किसका, महात्मा बुद्ध का, और साल किसका, महावीर स्वामी का। ठीक है, समझ में आ रही ना, बस बहुत सीधी सी बात है। पीपल वृक्ष को ही हमने बोधि वृक्ष कहा, और कल मैंने आपको बताया था कि इस बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था, शशांक ने कटवा दिया था। शशांक जो गौड़ वंश का शासक था, जब वो हर्षवर्धन से हार जाता है तो उसके बाद वो गुस्से में क्या कटवा देता है, बोधि वृक्ष को कटवा देता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। तो ये चीजें, फिर आप बताओ धर्मचक्र प्रवर्तन कब था और क्या था, ज्ञान की प्राप्ति पहला उपदेश। ठीक है, पहला उपदेश जो था वो धर्मचक्र प्रवर्तन था, और गृह त्याग की घटना महावीर निष्क्रमण। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम महात्मा बुद्ध की यशोधरा, और महावीर स्वामी की यशोदा पुत्री। अब देखना, देखो हम आप लोगों को कंफ्यूज करें अभी सीधा सा बोल के। महात्मा बुद्ध की बेटी का नाम, हाँ बस ठीक है, यही बात याद रखनी है, बाकी सब पता है। मजेदार क्या होती है, क्वेश्चन ऐसा होता है उसमें नन ऑप्शन भी होता है। अब यार बेटी नहीं है, नाम कहाँ से हो जाएगा, लेकिन पता है क्या याद आता है, प्रिय दर्शना। क्यों, बेटी और प्रिय दर्शना, बस बाकी कुछ नहीं, बेटी प्रिय कुछ नहीं। तो अब ध्यान दिया ही नहीं कि क्वेश्चन में पूछा गया। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भैया बेटी किसकी थी, बेटी तो महावीर स्वामी की थी, तो कहाँ से होगा, प्रिय दर्शना को प्रिय दर्शिका से अलग रखना। बस प्रिय दर्शिका जो है, देखो हमेशा याद रखना मिलते जुलते नामों से सावधान। अगर हमने ये चीज़ नहीं समझ पाई तो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन के 3 ड्रामा या नाटक हैं। तो हर्षवर्धन कौन, वर्धन वंश के शासक। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन के नाटक थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये इनके नाटक थे, किसके, हर्षवर्धन के। और प्रियदर्शना महावीर स्वामी की बेटी हैं। अब यहाँ पे 3 जगह के एक नाम है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता भी हूँ और बता भी रहा हूँ, दोनों काम एक साथ करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि नंदीवर्धन जो थे वो कहाँ कहाँ मिलते होंगे, कभी सुना आपने नंदीवर्धन का नाम?
देखो पहले तो मैं बताता हूँ कि ये महावीर स्वामी जो थे ना, इनसे इनका कोई संबंध है? ठीक है, महावीर स्वामी के बड़े भाई थे एक। अब देखना अच्छे से, और ज़्यादा मैं बोलूँ कि 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है, कि भैया अब हम जा रहे हैं, अब नहीं रहेंगे घर में। किसने? महावीर स्वामी ने। एक नंदीवर्धन कहाँ है? शिशुनाग वंश सुना है आप लोगों ने? शिशुनाग वंश के कौन थे ये? लास्ट रूलर या अंतिम शासक। अभी मैं आपको सब कनेक्ट करा दूंगा, बस थोड़ा सा आप समझिए कि हैं कहाँ कहाँ लोग। एक और नंदीवर्धन है, कहाँ है? हर्यक में नहीं है। ठीक है, प्रद्योत। प्रद्योत वंश कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इसके भी ये कौन थे? अंतिम शासक। ठीक है, पहले तीनों नाम अपने दिमाग से गुजारिए। सबसे पहले हाँ, नोट कराएंगे ना, अभी तो कल का था इसलिए नोट कराने का समय देंगे। और आप बस थोड़ा सा देखिए, समझिए बस अच्छे से। पहले हमने एक बात बताई, महावीर स्वामी जो थे, दो बातें आपको याद रखनी है। एक कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या कहा जाता है इन्हें? जैन धर्म के। ठीक है, तो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, और इनके बड़े भाई नंदीवर्धन। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो क्वेश्चन कहाँ फंस जाता है। क्वेश्चन आ जाए मेंस में सिर्फ 3 मार्कर में नंदीवर्धन। अब प्रश्न ये है कि ये कैसे मान लें कि कौन से नंदीवर्धन। अच्छा, उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये तय कैसे किया जाए कि कौन से नंदीवर्धन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, अब एग्जामिनर भी कंफ्यूज है एक्चुअली में। अब ऐसे प्रश्नों में ये जो नंदीवर्धन वाली कहानी है, यही क्वेश्चन त्रिरत्न में भी होता है। किसमें? त्रिरत्न में। अगर हम पॉलिटी में जाएं तो यही क्वेश्चन अध्यादेश के रूप में भी आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए थोड़ा सा अप्रोच समझिए, शुरू से ही हम मीन्स की अप्रोच में रहें, जिससे कि अगर कभी, पहली चीज़ ये कि दिमाग में आपको 1 डायमेंशन में नहीं पढ़ना है। अच्छी इमेज कौन सी होती? 1D, 2D, 3D। 3D सबसे अच्छी लगती है ना हमें, मूवी भी देखते हैं 3D तो ऐसा लगता है आ ही गए, अब तो जान ले ही लेंगे। ठीक है, तो बस दिमाग को भी 3D दौड़ाइए। कैसे दौड़ाइए 3D कि आप समझिए, त्रिरत्न बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के हैं। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो हम क्या बोलेंगे? बुद्ध, धम्म, संघ। ये किसके हैं? बौद्ध के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जैन के त्रिरत्न, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये किसके हैं? देखो समझना अच्छे से अब बात को, मैं क्या समझा रहा हूं। सम्यक ज्ञान, दृष्टि, आचरण, ये किसके हैं? ये जैन के त्रिरत्न हैं। ठीक है, सम्यक सम्यक लगा लेना इनमें। यहाँ बुद्ध धम्म संघ किसके हैं? अब जब प्रश्न आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे बेटा, तो प्रीवियस ईयर में बहुत सीधा सा पता कैसे लिखा होता है? त्रिरत्न, बस खत्म क्वेश्चन। अब नंबर कहाँ होते हैं? और ये प्रश्न आया था 3 मार्कर में केवल। आपको लग रहा होगा कि 3 मार्कर पे इतनी क्या हाय तौबा। हाँ भैया, यही होती है नंबर की सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा कमी। अब अगर किसी ने ये लिखे, गलत नहीं है, बुद्ध धम्म संघ लिखा, सही है आंसर, लेकिन नंबर कितना देगा? हार्डली वो 2। किसी ने ये लिखे तो भी उसको वो 2 देगा। अब मान लो एक कॉपी में जैसे कोई
तीसरा बच्चा आया, मान लो ये मैडम थी, इन्होंने लिख दिया जैन त्रिरत्न, बौद्ध त्रिरत्न और तीनों तीनों लिख दिए। अब हो गई इनकी कॉपी चेक और इन्हें मिलेंगे दोनों लिखने के बाद पूरे 3 नंबर। अब मान लो इनके बाद आपकी कॉपी चेक हुई, आपने भी यही 3 लिखे केवल, तो आपको अब 1.5 ही देंगे जो पहले 2 दे रहे थे। क्यों? क्योंकि पूरा आंसर क्या था, दोनों के बतानी है ना, क्यों लिखा ही नहीं था कि किसके हैं। अब इस रेशो में मतलब सेम नंबर, जैसे मान लो इनकी पहले चेक हो गई इनके, तो इन्हें 2 भी मिल गए, लेकिन तुलनात्मक कॉपी चेकिंग के बाद पता क्या होता है एग्जामिनर, आपने स्कूल कॉलेज में ये सब जगह ये चीज़ देखी हो, एक अच्छी कॉपी के बाद बाकी सबको बलि का बकरा बना दिया जाता है। अब ये हम निर्धारित नहीं कर सकते कि हमारी कॉपी अच्छी हो पहले हो, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि अच्छी की बात चेक होगी कि पहले, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हमारी कॉपी में ज़्यादा डायमेंशन हो, हमारी कॉपी में आंसर परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। तो हम उस स्थिति, और इनको हम ये भी कहते हैं कि बिटवीन द लाइन्स है एग्जाम में, मतलब जो लाइन आपको दिख रही हैं उनके बीच में एक लाइन है जो आपको दिखाई नहीं देगी एग्जाम में। तो त्रिरत्न जब ऐसे प्रश्न आए जो डुअल नेचर के हैं बेसिकली, जहाँ पे 2-2 जगह चीज़ें हैं, तो ये जैन के त्रिरत्न, एक बौद्ध के। ऐसे ही पॉलिटी में क्वेश्चन आया है, आपके मेंस का ही क्वेश्चन है, उसी को एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऑर्डिनेंस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम अध्यादेश बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें फिर समस्या, क्योंकि क्या होता है, एक अध्यादेश राष्ट्रपति भी जारी करते हैं और एक अध्यादेश गवर्नर जारी करते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा नहीं उन्होंने कि किसका अध्यादेश, तो फिर से आपको क्या करना होगा, आपको प्रेसिडेंट का भी बताना होगा और गवर्नर का भी बताना होगा। और अगर किसी ने किसी एक का बताया तो फिर से नंबर कितने, 2। और उससे भी बड़ी बात कि अगर दूसरे ने 2 के बताए हैं उसके बाद चेक होगी तो और आधा कट गया। मतलब सेम क्वेश्चन के आंसर लिखने पे, सेम आंसर पे, और पता है जिसको 2 दे दिए वो दोबारा लिख के गुस्से में होगा तो जाके काट देगा वो फिर से, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। लेकिन आगे वालों को वो सबको कितना देगा, आप 1.5 देगा अगर वो आधा लिखेंगे, क्योंकि देखिए मार्किंग उसी रेशो में होनी है। जैसे ही यहाँ किसी ने लिखा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति 1 2 3 करते हैं, कितने में हो गया, 123 में, तो राज्यपाल बोलते हैं हम 2 1 3 कर लेते हैं, तो 1 2 3 में राष्ट्रपति और 2 1 3 में राज्यपाल। जैसे ही आपने एक दिया राष्ट्रपति का अध्यादेश, दूसरी तरफ राज्यपाल का, आर्टिकल 1 2 3, आर्टिकल 2 1 3, पार्ट 5, पार्ट 6, जैसे ही आपने ये बताया दोनों, आपको पूरे 3 नंबर। तो कृपया करके इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे इतिहास में, पॉलिटी में ऐसे कई सारे स्टेप आएंगे जहां आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किसकी बात की जा रही है। तो उस स्थिति में हमें क्या बताना है, अच्छा ये निर्धारित हम करें कैसे कि राष्ट्रपति का ही अध्यादेश है, राज्यपाल का क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो आपको क्या बताना है, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3, राज्यपाल का अध्यादेश 2 1 3, और फिर एक्सप्लेन करना है 3 लाइन में। तो उससे उसको ये समझ में आ गया कि नहीं भैया बच्चे ने दोनों तरीके की चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, इसको पूरे 3 नंबर की बनती है। बात समझ में आ रही। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। सुना है विष्णुगुप्त के बारे में, सुना सबने है। मजेदार तो यही है, लेकिन फिर ये प्रश्न आया है विष्णुगुप्त, क्या लिखेंगे सोचो। आप तो उत्तर बताओ, 3 नंबर का प्रश्न है, और 3 नंबर मतलब कम से कम 3 डिफरेंट डायमेंशन, 3 लाइन मिलेंगी हमें मेंस में लिखने में। अब हमने क्या कहा कि आपको यही चीज़ याद रखनी है कि बिटवीन द लाइंस क्या है। ये आप कैसे निर्धारित करोगे कि ये विष्णुगुप्त वही हैं जो आचार्य चाणक्य हैं। एक विष्णुगुप्त पता है कौन है, बताइए। वो विष्णु शर्मा है, ये तो और भी बड़ा ब्लंडर है। वो कौन है, वो विष्णु शर्मा है। अच्छा रहा आपने ये निकाल दिया, और क्लास में ये भड़ास जरूर निकालिए अपने मन की, उससे फायदा ये होगा कि पेपर में नहीं जाएगी। पता है बड़ी बात क्या होती, कुछ कुछ याद आता है हमें। अच्छा कुछ कुछ ही क्यों याद आता है, और वही ब्लर टाइप का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैमरा वर्क कर रहे हैं ना, आसपास का ब्लर कर देते हैं, बस मेन फोकस करते हैं, लेकिन मेन ही याद नहीं आता, उल्टा हो जाता है सब कुछ। ये विष्णु शर्मा कौन से वाले हैं,
ठीक है, ये पंचतंत्र वाले हैं, हम सब ने पढ़ी, मगर वगर की कहानी, बंदर की, ये सब इनको एक तरफ कर दो, विष्णु शर्मा को। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं विष्णुगुप्त की। देखिए विष्णुगुप्त एक तो हैं आचार्य चाणक्य। कौन है? हाँ जी, आचार्य चाणक्य हैं एक विष्णुगुप्त। तो हमने आपको बताया कि विष्णुगुप्त कौन है? एक विष्णुगुप्त हैं हमारे आचार्य चाणक्य। ठीक है, तो ये हुआ एक डायमेंशन। अब आचार्य चाणक्य को ही हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? कौटिल्य। ठीक है, और ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, थे कौटिल्य। ठीक है, और इन्हीं की रचना क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक, एक पैराग्राफ या एक डायमेंशन तो हमारा ये हो गया, क्योंकि वहाँ क्लियर नहीं है कि भाई किस विष्णुगुप्त की बात की जा रही है। और दूसरे जो विष्णुगुप्त हैं वो हैं गुप्त वंश के अंतिम शासक, तो लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये भी विष्णुगुप्त हैं। और इनके समय सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के चले थे। मैक्सिमम इम्प्योर गोल्ड कॉइन किसके समय? गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त के समय। तो एक हमें बताना होगा आचार्य चाणक्य को। आचार्य चाणक्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक थे ये, और इन्हें हम मैकियावेली ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भारत के मैकियावेली या मैकियावेली ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? तो आचार्य चाणक्य या कौटिल्य को कहते हैं। देखिए 3 लोग हैं मैकियावेली। एक मैकियावेली हैं जिनकी बुक है द प्रिंस, जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। क्या? मैकियावेली बुक कौन सी? द प्रिंस। एक दूसरा क्वेश्चन आता है भारत के मैकियावेली, आचार्य चाणक्य। मैं लिखवा दूंगा, बस सुन लीजिए 2 मिनट। और तीसरे जो हैं मैकियावेली, एक और है मराठाओं के मैकियावेली। मतलब मराठा सुनिए, जानते हैं शिवाजी महाराज और उनके वंशज मराठा थे, तो मराठा मैकियावेली। अब हमने क्या क्या बातें कर ली, रिपीट करूं? एक हमने क्या बात की? मैकियावेली। तो मैकियावेली कौन? इनकी बुक द प्रिंस। एक बात फिर क्या? भारत के मैकियावेली, तो मैकियावेली ऑफ इंडिया कौन? ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य। और तीसरे कौन? मराठा मैकियावेली। तो मराठा मैकियावेली कौन है बेटा? नाना फड़नवीस। तो नाना फड़नवीस जो थे वो मराठा मैकियावेली के रूप में जाने जाते हैं। तो अब हमने क्या लिखा? एक तो लिख दिया आचार्य चाणक्य कौटिल्य, इनकी बुक अर्थशास्त्र, और इन्हें हम क्या कहते हैं? भारत का मैकियावेली। ये हो गया, और ये अंतिम शासक हो गए। और सर्वाधिक क्या निकाले इन्होंने? अशुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है, तो आपको डायमेंशन समझ में आ रही है ना कि देखो कैसे अलग अलग टेन्योर के लोग, चूंकि नाम में ये समानता रखते हैं, कहाँ आचार्य चाणक्य मौर्य वंश से संबंधित और कहाँ गुप्त वंश, बहुत लंबा टाइम पीरियड का अंतर है। अगर आप देखेंगे तो 300 के आसपास, 300 BC, और फिर ये 400 AD, और 300 से 0, और फिर 400, तो 700-800 साल के अंतर के जो लोग हैं, लेकिन नाम की समानता रखते हैं। तो ये विष्णुगुप्त का आंसर होगा। आपका क्या आंसर लिखेंगे? और ये ऑलरेडी मेंस में पूछा जा चुका है। होता क्या है, जब किसी को नंबर नहीं मिलते ना तो वो बहुत खुन्नस खाता है, हमने सब तो लिखा था, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, इनका मंडल सिद्धांत, समझ रहे हो ना, सब लिखा लोगों ने, सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, उसने तीनों लाइनें भर भर के दे दी, लेकिन उसकी कॉपी किसके बाद चेक हुई?
जिसने दोनों बातें लिखी थी, और उसे उतने सब लिखने के बावजूद 2 नंबर दिए, तो उसे बहुत झून छूटती है। उसके बावजूद पता है आश्चर्यजनक 90% बच्चों को तो ये बात समझ ही नहीं आती कि नंबर दिए क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअली उनकी गलती क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ जैसे अगर ये लिख देते आचार्य चाणक्य, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमें किसके बारे में बताना है? आचार्य चाणक्य के बारे में। अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, बुक अर्थशास्त्र, सिद्धांत मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत, पूरे 3 नंबर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन उसने लिखा क्या जान मान के पेपर में? विष्णुगुप्त। अब वो चाहता ये है कि अब आप देखो कि आपको 2 इतिहास में 700 साल के अंतर की बातें याद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या आपने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। आश्चर्यजनक बात ये होती है कि इस पे लोग ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था गुप्त वंश का। एक तो अंतिम शासक, और इसके बाद वंश समाप्त हो गया, तो वैसे ही कमजोर रहा होगा तभी समाप्त हुआ वंश, क्योंकि भाई कोई अंतिम है मतलब कुछ अच्छा नहीं कर रहा। अंतिम नहीं होता, क्योंकि अगर शक्तिशाली होता तो दम थी किसी के वंश हटाने की, नहीं थी, तो और भी किसी काम का नहीं। और क्या किया? अशुद्ध सोने के सिक्के और चलाए तो और बदनाम। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा पढ़ते नहीं है, इसलिए याद नहीं आता है, लेकिन आपको दोनों डायमेंशन याद रखनी है। सेम क्वेश्चन नंदीवर्धन पे भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक नंदीवर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, ठीक, एक दूसरा एक नंदीवर्धन शिशुनाग वंश। मैं बताता हूँ आपको, शिशुनाग वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो फाउंडर कौन है? संस्थापक शिशुनाग है। शिशुनाग के बाद इनका बेटा कालाशोक आता है, और कालाशोक के बाद में लास्ट में जो शासक आते हैं वो नंदीवर्धन है। तो कौन से वंश के? शिशुनाग वंश के ये क्या हैं? अंतिम शासक हैं। तो दूसरी लाइन होगी हमारी ये। तीसरी लाइन में जब हम बात करेंगे ये कौन है? नंदीवर्धन। तो ये जो नंदीवर्धन है ये प्रधोत वंश, प्रधोत वंश आपके उज्जैन में शासन करता था, अवंती पर शासन करता था। इस वंश में अगर हम देखें, इस प्रधोत वंश का संस्थापक कौन था? एक तरीके से संस्थापक तो ना कहें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो चंड प्रघोत था। ये आपके प्री में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, अवंती का शासक कौन था? सबसे ज़्यादा लोगों ने आंसर क्या किया होगा? अशोक, जबकि अशोक शासक नहीं रहे, गवर्नर रहे हैं। शासक कौन था? चंड प्रघोत था। तो चंड प्रघोत जो जिस वंश का था, उस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। तो आपको नंदीवर्धन में क्या क्या बताना होगा? एक डायमेंशन महावीर स्वामी के बड़े भाई, एल्डर ब्रदर या बिग ब्रदर ऑफ महावीर स्वामी। दूसरा प्रधोत वंश का अंतिम शासक, और तीसरा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। अब आपको जैसी कॉपी देखनी हो, आपकी कॉपी के बाद दूसरों के कटेंगे, आपके नहीं कटने वाले, क्योंकि तीसरे के बाद कोई नंदीवर्धन नहीं है पूरे इतिहास में कहीं भी। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, विष्णुगुप्त पे ध्यान रखनी है, त्रिरत्न पे ध्यान रखनी है, अध्यादेश पे ध्यान रखनी है। तो ऐसे हिस्ट्री पॉलिटी में कई सारे प्रश्न होते हैं जो डुअल नेचर के होते हैं, जिनमें हम कई बार ये ध्यान ही नहीं देते कि इनमें एक्चुअली क्या पूछा गया है, और हमें जो याद आता है एक्चुअली हम वही लिखते हैं। जैसे और बड़ी बात बोलूँ, ये त्रिरत्न में जो अगर मान लो कोई बुद्ध धर्म से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो वो बुद्ध धर्म संघ ही लिखेगा, और कोई जैन है तो वो तो यही लिखने वाला है, क्योंकि उसे सबसे पहले क्या इंट्यूजन आएगा? अरे यार ये हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, सम्यक ज्ञान, वो उसी को एक्सप्लेन करने लग जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो क्वेश्चन है उसका छूट जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब आप नोट कर सकते हैं, कर लीजिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहले तो आप नंदीवर्धन का कंफ्यूजन दूर करिए, डालिए नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन में एक लिखिए पहली लाइन, महावीर स्वामी के बड़े भाई, एल्डर ब्रदर ऑफ महावीर स्वामी। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन पे आइए। ठीक है, दूसरा क्या है? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। और तीसरा आ जाइए, तीसरा क्या है? ठीक है, प्रद्योत वंश का अंतिम शासक।
लास्ट रूलर ऑफ प्रद्योत डायनेस्टी। लाइव में आप लोगों को बेटा बात समझ में आ रही है? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा है कि आप 3 डायमेंशन में जब नंदीवर्धन को लिखेंगे तब आपको पूरे 3 नंबर वो देगा। ठीक है, क्लियर है आपको? देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी हम डायनेस्टी पढ़ेंगे चूँकि हम बिल्कुल शुरुआती फेज में हैं। मैं आपको बताऊं, मगध, सुन लीजिए बस, लिखना नहीं है अभी क्योंकि हम पढ़ेंगे उन्हें डिटेल में। जब हम देखते हैं कि मगध जो है, क्या मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य में पहला वंश महत्वपूर्ण कौन है? हर्यक। और हर्यक वंश के बाद में जो वंश आता है वो है शिशुनाग वंश। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? और इसी तरीके से हर्यक वंश से ही ये रिश्तेदार हैं, ये हर्यक वंश वालों के, चंड प्रगोत। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये लिख लिया आप लोगों ने। अब आइए दूसरा प्रश्न, विष्णुगुप्त, जो कन्फ्यूजन वाला है। विष्णुगुप्त को लिख लीजिए। विष्णुगुप्त में क्या? आचार्य चाणक्य ऑब्लिक कौटिल्य, आचार्य चाणक्य ऑब्लिक करके लिख दीजिएगा कौटिल्य। इनकी बुक लिख दीजिएगा उसी के आगे डैश लगा के। क्या है इनकी बुक? अर्थशास्त्र। और भैया ध्यान रखना, अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं था। अर्थशास्त्र किसकी बुक है? अरे मतलब किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति की बुक है, पॉलिटिकल साइंस की बुक है, इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, तो एक हो गया ये चाणक्य या कौटिल्य, और इनकी बुक अर्थशास्त्र। और ये क्या कहलाते हैं बेटा? भारत के मैकियावेली। ठीक है, भारत के मैकियावेली। और आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करनी है तो अर्थशास्त्र जो बुक थी ना, इसमें 2 चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। एक है सप्तांग सिद्धांत। क्या है? सप्तांग सिद्धांत। और एक थ्योरी है इनकी, कौन सी बताइए? सप्तांग सिद्धांत के अलावा कोई बात नहीं, मंडल सिद्धांत। ठीक है, तो सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत जो हैं वो आचार्य चाणक्य के हैं। तो वहीं अर्थशास्त्र के ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें किस में दी गई हैं? अर्थशास्त्र बुक में दी गई हैं। तो लिख लीजिए सप्तांग प्रिंसिपल और मंडल प्रिंसिपल। सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत किसके हैं? ये आचार्य चाणक्य या कौटिल्य के हैं। इन्हीं को हम भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। इसके बाद एक और बात, क्या? तो विष्णुगुप्त कौन दूसरे? गुप्त वंश के अंतिम शासक, लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश के अंतिम शासक। हो गया यहाँ तक कोई समस्या? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। और इन्हीं के आगे डैश लगा के क्या लिखेंगे? सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के, मैक्सिमम इम्प्योर गोल्ड कॉइन। बेटा इन्हीं ने सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने? विष्णुगुप्त ने। ठीक है, 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए इनसे संबंधित। देखिए गुप्त वंश जो था ना, गुप्त वंश में एक तो सर्वाधिक सोने के सिक्के रिलीज हुए। क्या? मैक्सिमम गोल्ड कॉइन जो है वो गुप्त वंश वालों ने रिलीज किए। और जब आप किसी चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसलिए घटिया सोने के सिक्के किसके थे? गुप्त वंश के ही। और इस वंश में किसके? अब थोड़ा सा क्वेश्चन सुन लो, इसकी दूसरी जो लाइन है, कई बार ऑप्शन में विष्णुगुप्त होते ही नहीं है। अब क्या करोगे? विष्णुगुप्त नहीं है ऑप्शन में, तो इनके बाद जिसने और सोने के सिक्के तो रिलीज किए लेकिन इनसे कम खराब क्वालिटी के, तो वो था स्कंदगुप्त। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि किसके समय में सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए, और उसमें विष्णुगुप्त ऑप्शन में ही नहीं था। देखो अगर विष्णुगुप्त है तो पहली चॉइस विष्णुगुप्त, लेकिन अगर ऑप्शन में विष्णुगुप्त नहीं है तो दूसरी चॉइस क्या होगी? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी गुप्त वंश के शासक हैं, तो इनके बाद की कैटेगरी में जो होंगे वो स्कंदगुप्त होंगे। बात समझ में आ रही है या रिपीट करूं अपनी बात लाइव में बेटा?
और तीसरी बात क्या थी कि गुप्त वंश ने ही सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सर्वाधिक अशुद्ध और सर्वाधिक दोनों गुप्त वंश में, लेकिन जैसे ही हम आए सर्वाधिक शुद्ध तो कुषाण आ जाएंगे। कौन सा? कुषाण वंश। अब देखो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला प्रश्न शुरू से, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? ऐसे मत करो नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। देखो मैं लिखवा भी दूंगा लेकिन आप सुन लीजिए और थोड़ा धैर्य बना के सुनिए। क्वेश्चन बदला नहीं कि उत्तर गलत। सर्वाधिक सोने के सिक्के, ठीक है, किसके द्वारा? गुप्ता रूलर या गुप्त शासकों द्वारा। ये बात समझ में आई? देखो कनेक्ट करो, रटने की कोशिश मत करो तो याद रहेंगे चीज़ें। अब मैं बोलूँ यहाँ मैं 10 करोड़ रख लूँ, पता चले 2-4 गड्डी तो ऐसी हों जो फर्जी हों, क्योंकि लोग पता क्या सोचेंगे, अरे रख दो, इतना रखा है क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसी ही गलती होती है। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के, इसीलिए सर्वाधिक अशुद्ध किसके होंगे? सर्वाधिक अशुद्ध, मैक्सिमम इम्प्योर गोल्ड कॉइन किसके? गुप्त शासकों के। लेकिन इसमें अगर वो इंडिविजुअल पूछ ले, अब गुप्त शासकों में कौन, तो पहले नंबर पर कौन? विष्णुगुप्त, और ये ना हो तो स्कंदगुप्त। अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के, सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के भी गुप्त शासकों के, और उन गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा अशुद्ध के लिए पहली कैटेगरी किसकी है? विष्णुगुप्त की। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको आंसर, क्योंकि दोनों तरीके से प्रश्न आया है। जब ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर विष्णुगुप्त था, और स्टेट पीएससी के लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार स्कंदगुप्त ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या है इसके अकॉर्डिंग। अब जब अशुद्ध हो गए तो शुद्ध की बात कर लें। तो सर्वाधिक शुद्ध किसके समय? शुद्ध सोने के सिक्के। तो मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन, ये थी कुषाण डायनेस्टी। किस वंश के शासकों ने? कुषाण ने। तो सर्वाधिक शुद्ध जो हैं वो कुषाण के हैं, सर्वाधिक और सर्वाधिक अशुद्ध जो हैं वो गुप्त के हैं, और गुप्त में भी विष्णुगुप्त के सर्वाधिक अशुद्ध हैं, और इसके बाद स्कंदगुप्त हैं। इस बार के पीएससी का एक क्वेश्चन बताते हैं कैसे लोग गलती करते हैं। अभी जो 17 दिसंबर को पेपर था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम पढ़ाते हैं इसको, हर साल पढ़ाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्वेश्चन सुन लेना अच्छे से, सीधा क्वेश्चन आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासकों को हराने के बाद कौन से सिक्के जारी किए थे? किसको हराया इन्होंने? शक को। शक का भी मैं नाम बता देता हूँ, बताइए कोई। ठीक है, तो शक शासक थे रुद्रसेन तृतीय, इनको इन्होंने हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसको हराने के बाद इन्होंने रूपक चलाए थे, ठीक है, क्या? रूपक। और रूपक किसके थे? सिल्वर कॉइन थे ये रूपक, ठीक है। अब देखो लोगों का इंटरप्रिटेशन, जिसने थोड़ा पढ़ा है वो और मटिया मेट करता है। पहले गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए हैं, हाँ तो इन्हीं को हरा के सोने के सिक्के चलाए होंगे। अब देखो आपकी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी खतरनाक हो रही है, क्योंकि पढ़ा क्या, बार बार आप ये पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त, हाँ तो हो सकता है इनको हरा के चलाए हो, क्योंकि क्वेश्चन बोल ही रहा है कि कौन से सिक्के चलाए, तो आपने सोना अपनी तरफ से क्या कर दिया, उसमें पुट कर दिया, जबकि सोने के नहीं थे, ये चांदी के सिक्के थे। मतलब आपका दिमाग थोड़ा अगर गलत इंटरप्रिटेशन करेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें बहुत स्पेसिफाई भी पढ़ना है कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब कहानी कहाँ से याद रहती है। समुद्रगुप्त का नाम सबने सुना होगा। समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के महान शासक थे, जिन्हें हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में इनके।
समुद्रगुप्त के बाद में बेटा क्या होता है, ये जैसे समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के बाद एक शासक आए रामगुप्त। कौन आए? रामगुप्त। इनका नाम आप में से बहुत कम लोगों ने कई बार नहीं अगर पढ़ा होगा तो नहीं सुना होगा, ठीक है। और रामगुप्त के बाद में आए थे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब कहानी क्या थी, ये बड़े छोटे से, ये भाई भाई थे दोनों। रामगुप्त के समय शकों ने आक्रमण किया। शक विदेशी जाति थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, और ये भाई साहब ऐसे डरे, बोले हमारी पत्नी ले जाओ, हमें छोड़ दो। किसने? शक शासक ने। तो इनने रामगुप्त ने किसको दे दिया? इनकी पत्नी थी ध्रुव देवी, ठीक है। अब ध्रुव देवी किनके पास चली गई? शक शासक के पास। अब ये थोड़ा भाई एकदम स्ट्रांग था, बोले ये तो बदनामी हो गई हमारे पूरे वंश की, बोले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं शक को। तो अब ये चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना और इसने किनके ऊपर आक्रमण कर दिया? शकों को हरा दिया। अब देखना कितना आसानी से क्वेश्चन समझ में आता है। शकों को हराया तो इसने उपाधि या टाइटल क्या ली? शकारी, शकों को पराजित करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ शक। शक को हरा के शकारी का टाइटल किसने लिया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस शक शासक को हराया नहीं, मार भी डाला, और फिर से ध्रुव देवी को बोले अब तुम क्या करोगे, तुमने तो छोड़ दिया, किस्सा खत्म। किससे विवाह किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी से विवाह किया। इसी की जानकारी हमें मिलती है एक नाटक से, इसका नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। कौन सा नाटक है बेटा? देवी चंद्रगुप्तम। बता सकता है किसका नाटक है? कोई पता हो किसी को? ये नाटक या ड्रामा था? अब देखो समझो, देवी कौन सी देवी? श्रीदेवी, बहुत बढ़िया। देवी ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी प्रेम कहानी है, इनके ऊपर बेसिकली शक शासक को हराने और इनकी जो पूरी घटना है इस नाटक में थी। और इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। तो विशाख दत्त जो थे इसके लेखक या राइटर हैं इस नाटक के। इन्होंने, विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम में इस पूरी घटना का वर्णन किया है। अब देखो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम देखें डिफरेंट एग्जाम में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ध्रुव देवी तथा शक शासक के बीच युद्ध का वर्णन किस किताब से मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, समझ में आ रही ना? विशाख दत्त का एक और नाटक है मुद्रा राक्षस, और ऑप्शन में क्या आता है? एक ऑप्शन आता है किस में मिलता है? एक ऑप्शन देवी चंद्रगुप्तम, एक आता है मुद्रा राक्षस। अब फिर बच्चा मुद्रा में बदल गया, क्योंकि उसको ये लगता है कि है तो दोनों की। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, विशाख दत्त के किस नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी तथा शक शासक के मध्य युद्ध के वर्णन की जानकारी मिलती है? या रामगुप्त को शकों ने पराजित किया था, इस घटना की जानकारी मिलती है? अब बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अगर कनेक्ट हम ढंग से करें, देवी मतलब कौन सी देवी? ध्रुव देवी। और चंद्रगुप्तम मतलब कौन से? अब कन्फ्यूजन पता क्या है? चंद्रगुप्त से ना लोगों को एक और कन्फ्यूजन होता है, बोले ये चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये किसकी बारे में बात की जा रही है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में बात की जा रही है। और बड़ी बात, ये विद्वान व्यक्ति थे। इस मुद्रा राक्षस में ये चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन करते हैं। तो अगर आपने थोड़ा अच्छा पढ़ा होगा ना तो कन्फ्यूजन तो है भाई, क्योंकि अब आपने दोनों पढ़ लिया। पूछा जाता है मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अब कैसे कनेक्ट करना है? माँ से मुद्रा, माँ से मौर्य। तो मामू मत बनाओ किसी को। मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश की देवी चंद्रगुप्तम ध्रुव देवी, और ध्रुव देवी तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और शक शासक। तो इनको आपस में आपको इंटरकनेक्ट करना होगा, तो ही आपका प्रश्न सही होगा, नहीं तो गलत हो जाए। अब देखो इंटरप्रिटेशन आप,
कि सोने के सिक्के से कनेक्ट किया। जब आप सोने के सिक्के से कनेक्ट करेंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। बात समझ में आ रही? क्योंकि सोने के सिक्के चले, सही बात है, अशुद्ध भी चले, सही बात है, लेकिन इन्होंने इसको हराकर, शक को हराकर नहीं चलाए, ठीक है ना, इसको हराकर नहीं चलाए रुद्रसेन या रुद्र सिंह तृतीय को, उसको हराकर तो इन्होंने रूपक चलाए थे, ठीक है। और यहां पर ये सकारी का टाइटल ले रहे हैं, शक को हराकर सकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय आपको पता है उज्जैन के शासक थे, इन्हीं के दरबार में नवरत्न थे। तो थोड़ा थोड़ा जो हमने सुना है, अगर आपको ध्यान हो तो हम सब ने ये सीरियल देखा है अच्छे से। एक नाटक आता था, बहुत बहुत फेमस नाटक था, चंद्रगुप्त द्वितीय पर ही था, अगर पता हो आपको तो। विक्रम बेताल सुना है? थोड़ा ना थोड़ा एक दिन एक एपिसोड तो सबने देखा होगा। एक विक्रम थे, ये यही है विक्रम, और बेताल कौन थे? बेताल भट्ट, ठीक है, ये इन्हीं पर है, ये विक्रम बेताल। समझ में आ रही ना बात? तो आपको देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ी सी एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम कनेक्ट करते चलेंगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो नोट कर लीजिए, पहले तो ये वाली, पहले तो यहाँ आइए वापस, ये वाली कहानी क्लियर है विष्णुगुप्त की। अब इसी से, चूंकि गुप्ता डायनेस्टी से ही रिलेटेड बात थी, तो आपको ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के, ठीक है। हाँ, अभी एक मिनट लिख लीजिए, कोई बात नहीं, अभी तो मैं बता रहा था, अभी मैकियावेली भी रह गया है, तो अब नहीं अभी नहीं, इसको एक साथ कनेक्ट करिए ना। देखिए, एक जैसी चीज़ें अगर एक साथ रहेंगी तो गलती नहीं होगी। एक है सर्वाधिक सोने के सिक्के, लिख लीजिए अच्छे से, कोई जल्दी नहीं है। और आप पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे। मैक्सिमम गोल्ड कॉइन, गुप्ता रूलर, गुप्त शासकों द्वारा। दूसरा क्या है? सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के किसके हैं बेटा? ठीक है, गुप्त शासक तो हैं ही, और उनमें विष्णुगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। मैक्सिमम इम्प्योर गोल्ड कॉइन, विष्णुगुप्त देन स्कंदगुप्त। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये है तो है, नहीं है तो फिर दूसरा है, ये चीज़ हो गई। इसी से मिलती जुलती एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर शुद्ध दिन के हैं तो अशुद्ध दिन के हैं तो शुद्ध किसके? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण के। यहाँ तक हो गया। और यहीं पे एक नोट पॉइंट करके स्टार बना लीजिए, क्योंकि किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चन अगले एक दो साल में फिर से पूछने की पॉसिबिलिटी रहेगी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के चलाए? रूपक। और रूपक किसके थे? सिल्वर कॉइन या चांदी के सिक्के थे। किसके सिक्के थे ये? चांदी के सिक्के। ठीक है, 17 दिसंबर 2023 के पेपर का क्वेश्चन था आपके, अभी जो प्रीलिम्स हुई 2023 वाली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके सिक्के चलाए? ठीक है, ये सिंह भी कई जगह लिखा होता है, रुद्र सिंह, कहीं कहीं रुद्रसेन तृतीय, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि चांदी के सिक्के चलाए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया ये सिक्के वाली बात? ठीक है, अब इतनी बात हमने कर ही ली है चंद्रगुप्त द्वितीय पे, तो ये भी आप इससे कनेक्ट कर लो। और यहाँ से क्या, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ जिससे आपका क्रम बन जाए। एक थे चंद्रगुप्त प्रथम, मतलब ऐसे ही बना लेना चार्ट, तो दिमाग में थोड़ा फिट बैठेगा, हम बाद में जब करेंगे अभी तो आपको बताएंगे। इसके पहले कौन थे? और इससे पहले कौन थे? ठीक है, देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, फिर लिखिएगा आप लोग। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। ठीक है, इसके बाद शासक आते हैं घटोत्कच, इसके बाद शासक आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। मैं पिंक करता जा रहा हूँ तो क्रम आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहला श्रीगुप्त, दूसरे घटोत्कच, तीसरे चंद्रगुप्त प्रथम,
इनका बेटा समुद्रगुप्त, इनका बेटा रामगुप्त, इनका भाई था ये, बेटा नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो ये इनकी क्रम भी था, श्रीगुप्त, घटोत्कच। देखो ये क्या है, इसके फाउंडर या संस्थापक हैं ये। लेकिन अगर बोला जाए, आरएफ लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे जगह कम है, आरएफ का मतलब रियल फाउंडर, तो वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। और यही चंद्रगुप्त प्रथम है जो क्या चलाएंगे, सुना है गुप्ता संवत कैलेंडर होता है ये, 319-320 में चलाया था इन्होंने। तो 319-320 एडी में इन्होंने क्या चलाया, इन्होंने गुप्त संवत चलाया। फिर इनके बाद समुद्रगुप्त, फिर रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इनकी उपाधि थी सकारी की। इस क्रम में आप बनाना है तो ठीक है। गुप्त पे बात चली रही थी तो और चीजें हम लोग ऐड कर लेते हैं। पहले क्या, श्रीगुप्त, ठीक है, बनाया। श्रीगुप्त के आगे लिख दीजिएगा गुप्त वंश के संस्थापक। जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? गुप्त वंश के संस्थापक, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। सेकंड लिख लीजिए इनके बाद में घटोत्कच, घटोत्कच के बाद में लिखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त, अब देखिए समझिएगा अच्छे से, श्रीगुप्त संस्थापक हैं तो सीधा प्रश्न आ जाता है कि संस्थापक कौन, श्रीगुप्त, ठीक है। बीच में कौन आए, घटोत्कच। लेकिन कौन फिर इसके बाद, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक, स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित करने वाले शासक थे, और ये भी गुप्त वंश के महान शासकों में थे। इन्होंने क्या किया, तो इनके समय में गुप्त संवत इन्होंने जारी किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त संवत, ऑप्शन पता क्या होते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है कि गुप्त संवत फर्स्ट के समय, सेकंड के समय नहीं था। फिर इनके बाद कौन, समुद्रगुप्त। आप सबने सुना होगा कि समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जानते हैं, भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता था। और यही वो शासक हैं जिन्होंने इनका कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति, तो समुद्रगुप्त की जो विजयें थी उनका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। अभी अपन सब पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ बस इनको कनेक्ट करो। समुद्रगुप्त हो गए। समुद्रगुप्त के बाद में जो कमजोर शासक आए वो रामगुप्त आए, और रामगुप्त ने ही, रामगुप्त को किसने हराया, शकों ने हराया था। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद कौन आएंगे, इनके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित ही नाटक है कौन सा, देवी चंद्रगुप्तम। और इसी देवी चंद्रगुप्तम में देवी मतलब ध्रुव देवी, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और शक शासक, इनकी कहानी जो है इस नाटक में हमें मिलती है। और इसके कौन है राइटर, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त जो है देवी चंद्रगुप्तम के भी राइटर हैं और मुद्रा राक्षस के हैं। और नोट पॉइंट करके अच्छे से लिखना, मुद्रा राक्षस का मौर्य वंश से संबंध है, गुप्त से नहीं। किससे, तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, या कहें कि मौर्य वंश की जानकारी हमें विशाख दत्त के किस नाटक से मिलती है। तो ऐसे याद रख लो, माँ से मौर्य, माँ से मुद्रा, तो मामू या मामा कर लो, जैसे भी है। तो ये जो मौर्य थे, मुद्रा राक्षस में मौर्य की, और देवी चंद्रगुप्तम में किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और ध्रुव देवी और शक शासक की कहानी का वर्णन मिलता है। नोट किया आप लोगों ने, चंद्रगुप्त द्वितीय सकारी का टाइटल, और सकारी के अलावा किसका टाइटल, किस चीज की, 2 मिनट बैठे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सकारी है, क्यों लिया इन्होंने सकारी का टाइटल,
शकारी का टाइटल ही लिया था शकों को डिफीट देने के बाद। शकों को डिफीट किया और उसके बाद इन्होंने शकारी का टाइटल लिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और यहाँ देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो ये जो विक्रमादित्य है ये भी क्या है इनका, इनकी उपाधि या टाइटल है। ध्यान रखेंगे अच्छे से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो कौन आते हैं एक और शासक, थोड़ा सा और बता देते हैं बस। इसके बाद आएंगे कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद में एक और इम्पोर्टेंट शासक जिनने अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए, स्कंदगुप्त। बस इसके बाद के शासक से हमें मतलब नहीं है। और फिर अंतिम कौन, विष्णुगुप्त। तो इतना सब 2 लाइन और आप उसमें ऐड कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इसके बाद कौन बेटा, बोलो, कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम, और ज़्यादा स्पष्ट करें तो चंद्रगुप्त के बाद कौन, कुमारगुप्त फर्स्ट, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, और अंतिम कौन, तो विष्णुगुप्त। ठीक है, तो अंतिम हो जाएंगे विष्णुगुप्त। तो अभी आप सिर्फ नाम से थोड़ा परिचित हो जाइए। लिख लिया आपने, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और लास्ट रूलर विष्णुगुप्त। आप कैसे याद रखेंगे, श्री गुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के समय क्या, गुप्त संवत। फिर इसके बाद कौन, समुद्रगुप्त। फिर कौन, रामगुप्त। फिर कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर कौन, ठीक है। फिर इसके बाद कौन, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद में और भी शासक आए हैं, लेकिन अंतिम शासक कौन, महत्वपूर्ण शासक कहाँ तक, स्कंदगुप्त तक। तो आपको गुप्तों में जो शासक पढ़ने हैं एक्चुअली, जिनके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त, इनको आपको ध्यान रखना है, इन पे प्रश्न बन जाते हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो ये तो हमने किससे रिलेटेड बात की, जो थोड़ी सी हमारी बात मिलते जुलते नामों से सावधान वाली थी, तो उसमें। और एक चीज़ आप बार बार याद रखिए कि हम जितनी अच्छी क्रोनोलॉजी बनाएंगे उतना अच्छा हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर क्रोनोलॉजी नहीं बना पाई आपने तो फिर आपका छूटेगा। पता चले कि पिता पुत्र का नहीं, पुत्र का पिता बन जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब कहाँ होता है। अल्लाह, लोग ऐसे ऐसे प्रश्न गलत कर देते हैं कि जहांगीर किसका बेटा था, क्योंकि दिमाग में ये है ही नहीं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दिमाग लगता ही नहीं है एकदम से। मतलब पेपर में आप हो सकता है एकदम ऐसे ब्लैंक हो जाए ना बच्चा कि उसको ये तक याद नहीं आए, और वो जहांगीर लिखेगा नहीं, वो लिखेगा सलीम, एकदम से नाम बदल के। तो ऐसे में आप सलीम भाई याद ही नहीं आ रहे हैं, सलीम भाई नाराज है। तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, क्रम बनाइए आपका। ठीक, अंतिम विष्णुगुप्त यही तो है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ये यही है जिसने सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। यहाँ भी हमने इसको देखा, ये अंतिम ही तो है, ये यही तो है, ये अंतिम। सर अगर ये ना होता इसका ग्रुप लगाना है तो इसका मतलब है कि पहले तो इसका ग्रुप ने चलाया था ना। हाँ चलाए हैं, स्वाभाविक है, कंफ्यूज सही है ना। स्वाभाविक, वो पहले चलाए हैं ना। हाँ वो तो है ही, इसने थोड़े खराब चलाए, इसने और ज़्यादा खराब चला दिए, क्योंकि अंतिम रूप से सबसे खराब वाले व्यक्ति थे और इसके बाद साम्राज्य ही नहीं बचा, तो खराब चला के चले गए ये। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अब देखें जरा याददाश्त परीक्षण। बताइए भाई, गुप्त वंश। देखो बार बार ये चीज़ सोचो, अगर आपको अच्छा पढ़ना है ना तो दिमाग को बिना देखे याद करने की कोशिश करनी है। बोलिए भाई, गुप्त वंश, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अब कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। देखो गलती कहाँ से नहीं होगी, अभी ये गलत होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, कैसे नहीं गलत होगा। समुद्रगुप्त का बेटा रामगुप्त एक छोटे से समय के लिए आया, शकों ने इसे हरा दिया।
इसकी कर दी जय सिया राम। लिंक चली गई है? आदेश लिंक भेजना।